बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के मॉर्निंग शो में हम आपके साथ क्या क्या शेयर करेंगे। बड़ी खबरें कुछ यूं हैं जनाब के स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शरपसंद अनासिर से आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया गया। इस मीटिंग में बड़े फैसले किए गए जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ पीडीएम रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर घन गरज जो है उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। चीफ जस्टिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की करारदाद भी मंजूर की गई। बिल्कुल, जिसके अलावा हम बात करेंगे कि महंगाई में थोड़ी सी कमी आई है और रात गए एक बड़ा अच्छा फैसला सामने आया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। और इसके अलावा हम बात करेंगे एशिया कप के लिए नजम सेठी साहब की कोशिशें क्या रंग लाएंगी। बिल्कुल जनाब, और सबसे पहले हम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। आर्मी जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स का इजलास हुआ। सियासी मकासद के लिए पैदा की गई पिछले चंद रोज अमन व अमान की जो सूरत हाल थी उसका एक जामे जायजा लिया गया। खास तौर पर बैरूनी स्पॉन्सर शुदा और अंदरूनी सहूलत याफ्ता अनासिर के मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे पर भी शदीद इज़हार तशवीश किया गया। पाक फौज की तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमलावरों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला भी किया गया है और जिम्मेदारों के खिलाफ पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल मरबूत मंसूबे के तहत इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई। मंसूबा इदारे को रद्दअमल देने और उकसाने के लिए अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में किसी भी एजेंडे के तहत फौजी तनसीबात और मकामात पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई भी रियायत ना बरतने का फैसला किया गया। शर्मनाक प्रोपेगेंडे का मकसद मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना और मुसल्लह अफवाज के रैंक एंड फाइल के अंदर दरार पैदा करना है। कौमी सतह पर इत्तफाक राय जरूरी है ताकि अवाम के एतमाद, मुआशी तरक्की और जमहूरी निज़ाम को दुआम बख्शा जा सके। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर दिया गया और खास तौर पर दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। ये बड़े फैसले कल की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल जी, इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। सानिहा 9 मई पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के वक़ार को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फौजी तनसीबात पर हमले में मुलव्वस अफराद को आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कटहरे में लाने का फैसला। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सियासी शरपसंदों की जानिब से जलाओ घेराव की शदीद अल्फाज में मजम्मत। फोरम को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान इन हमलों के मंसूबा साजों, उकसाने वालों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरिमान से बाखूबी वाकिफ है। इसमें दो टोक पैगाम दिया गया कि किसी भी हल्के की जानिब से क़याम अमन व अमान के लिए रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शहदा की यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों को नजर आतिश करने के लिए एक मरबूत मंसूबे पर अमल दरामद कराया गया ताकि इदारे की बदनामी हो सके। ये सारा अमल एक जाती सियासी एजेंडे के हुसूल के लिए था। आर्मी चीफ ने सारे मामले पर फौजी फॉर्मेशंस की जानिब से तहम्मुल और पुख्ता रद्दअमल को सराहा। कॉन्फ्रेंस में यह भी वाज़ेह किया गया कि शर्मनाक प्रोपेगेंडे का मकसद मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान खलीज, जबकि मुसल्लह अफवाज के रैंक एंड फाइल के अंदर दरार पैदा करना है। इस अज़्म का इयादा किया गया। अफवाज पाकिस्तान अवाम की भरपूर हिमायत से दुश्मनों के ऐसे तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएगी। मौजूदा गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल में कौमी सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया गया ताकि अवाम के एतमाद, मुआशी तरक्की और जमहूरी निज़ाम को दवाम बख्शा जा सके। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शहदाए पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए दिफाए वतन और इस कौम पर अपनी जानें निछावर कर दी।
जमील, मुझे लगता है कि बहुत ये ज़रूरी भी थी कॉन्फ्रेंस, और इस कोर कमांडर इजलास में बड़े खुश आइंद और बड़े फैसले किए गए, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि शरपसंद अनासिर की कमर तोड़ी जाए और ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए जो हमारे मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल हिना, सियासी और अस्करी क़यादत आज भी सर जोड़कर बैठेगी और कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोपहर 3 बजे होगा और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। खास तौर पर 9 मई को पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात का इसमें जायजा भी लिया जाएगा और इजलास में मुसल्लह अफवाज की क़यादत और मुतल्लिका इदारों के हुकाम भी शरीक होंगे। तो हिना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस तरह की शरपसंदी से बेसिकली वो एलिमेंट एक बार फिर एक्टिव हो जाते हैं जो कि मुल्क दुश्मन है। वो अंदरूनी भी हैं और वो बैरूनी भी हैं। और ख़ास तौर पर अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाना इस सूरत में कि इमलाक को आग लगा दी, बसों को आग लगा दी, रोड्स पर खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए या सिग्नल्स तोड़ दिए, तोड़ फोड़, ये सब आप हमारा अपना नुकसान है। और ख़ास तौर पर जो हमारे सिंबॉलिकल जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो कोर कमांडर हाउस है जिसको हम जिनाह हाउस भी कहते हैं, ये एक सिंबॉलिक निशानी है बेसिकली। बेशक कोर कमांडर भी यहाँ नहीं रहते, बेशक कायदे आज़म भी अपनी जिंदगी में कभी यहाँ नहीं रहे। और जमील, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की हम बात करें, इन दिनों में उन्होंने हमारी इस पूरी सिचुएशन का बहुत फायदा उठाते हुए में बहुत एक्सप्लॉइट किया। और अगर आप उनकी खबरें देखिए, उनकी ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, हमारा मजाक बनता रहा, हमारा मजाक बनता रहा। और इंडियन मीडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उन्होंने ये सारी खबरों का फायदा उठाते हुए कुछ साथ में खुद से खबरें मिलाकर उन्होंने जिस तरह से हमारा एक इमेज इंटरनेशनली, हमने खुद भी अपना मजाक उड़ाया और फिर इंडियन मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को भी मौका मिला कि वो हमारे मुल्क की सलामती का मजाक उड़ा सके। बिल्कुल, इंडिया के अगर उन दिनों के हैशटैग्स देखें तो यकीन जानिए कि उस वक्त ऐसी सूरत हाल थी कि एक मुहिब्बे वतन को देखकर उसके आंसू निकल रहे थे कि मेरा मुल्क जो है वो जल रहा है और मेरा हमसाया मजाक बना रहा है और हमारे सियासतदानों की ये जो लड़ाई है इसमें नुकसान बेसिकली हमारे इदारों और हमारे इमलाक हो रहा है। मैं एक चीज और भी मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर, ना देखें, सियासत में तलखी जरूर होती है, लेकिन सियासत बेसिकली जमहूरियत में सियासत की खूबसूरती भी यही है कि आप तनकीद करते भी हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। फिर जब आप इदारों पर खास तौर पर जब तनकीद करते हैं, वो अदलिया हो या हमारी पाक अफवाज हो, पाक अफवाज पर आप तनकीद कर ही नहीं सकते। आप बेसिकली हमारे बॉर्डर्स सिक्योर कौन कर रहा है, हम चैन की नींद हमारे बच्चे रात को कौन सो रहे हैं, हमारे मुल्क की सलामती किसने यकीनी बनाई हुई है। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ नाम लेने की बजाय पूरे इदारे पर आप इस तरह की तनकीद करना शुरू कर देते हैं और फिर अवामी रद्द-ए-अमल ऐसा आता है जो हमें 9 मई की सूरत में मिला। तो ये खैर जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बड़े फैसले किए और फौजदारी एक्ट के तहत तमाम शरपसंद अनासिर के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए जमील, बहुत जरूरी है। अब अपने नाजरीन के साथ एक अच्छी खबर शेयर करते हैं। रात गए एक बड़ी ही अच्छी खबर सामने आई, बड़ी प्लेजेंट खबर थी, मैं बड़ी खुश हुई खबर सुन के। खबर यह है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी आ चुकी है। पेट्रोल जो है वो 12 रुपए सस्ता हो चुका है, डीजल की कीमत में भी कमी आई है। तो बहुत ही अच्छी खबर है भाई, हमारे अवाम को रिलीफ मिला, ये बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे थे और आए दिन हम ये सुनते थे कि पेट्रोल जो है वो सस्ता हो जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी और फाइनली एक अच्छी खबर रात गए हमारे सामने आई। बिल्कुल जनाब, और जिस तरह हिना आपने कहा कि पै दर पै महंगाई के ये बाउंसर्स थे बेसिकली और महंगाई से मिले हुए जख्मों पर थोड़ा सा रिलीफ का मरहम रखा गया है। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ है और हाई स्पीड डीजल के रेट में 30 रुपए फी लीटर कमी आई है, जबकि लाइट डीजल और मट्टी के तेल का जो नर्ख है वो 12 रुपए फी लीटर गिर गया है और रिलीफ अब आवाम को ये मिल चुका है, इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत 12 रुपए कमी से अब 270 रुपए फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 30 रुपए सस्ता कर दिया गया है और नई कीमत 258 रुपए फी लीटर पर आ चुकी है। इसी तरह मट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी 12 रुपए कमी की गई है। वज़ीर खजाना इसाक डार ने कीमतों में कमी का ऐलान किया और उनका ये भी कहना था कि अब ये जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुंचाया भी जाए। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है
आवाम तक भी ये पहुंचे। बिल्कुल, वजीर खजाना ने ट्रांसपोर्टर से अपील भी की कि वो कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करें और किरायों में इसी तनासब से की जाए। अब ये बड़ी अच्छी बात है, एक तो ये आवाम के लिए रिलीफ तो है ही, उसके साथ ही ना जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता था तो ट्रांसपोर्टर्स जो है वो मनमाना इजाफा कर देते थे किरायों में और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता था और उनका ये कहना होता था कि हमारा इसमें गुजारा नहीं है, हम इसमें खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रहे। और जमील, एक साइकिल है ना, हर चीज की कीमतों में हमने देखा कि इजाफा हो जाता था। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता था, आप सब्जी खरीदने जाते थे तो वो भी ये कहता था महंगी हो गई है। अब आने में बहुत डायरेक्टली हमारा जो फ्रेट है, हमारा जो ट्रैवल कॉस्ट है वो बेसिकली बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए इसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो डायरेक्टली महंगाई में इजाफा होता है और अवाम जो है वो इफेक्ट होती है। खैर, अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आए, क्योंकि नई डील्स चल रही हैं, खासतौर पर इंटरनेशनली जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो भी, उनमें भी अब कमी आ गई है। लेकिन पाकिस्तान का जो सर्कल है वो 2-3 माह का है बेसिकली। अगर इंटरनेशनल कीमतें बढ़ती हैं या कम होती हैं तो पाकिस्तान में उसका जो इफेक्ट है थोड़ा लेट आता है। लेकिन जमील, पेट्रोल की कीमतों में तो कमी आ गई है, लेकिन हमारा जो सियासत है या सियासी दर्जा हरारत है उसमें कोई कमी नहीं आ रही, बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पीडीएम के धरने की अगर बात की जाए तो कल पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया और पीडीएम क़यादत भी धरने में मौजूद थी। जेयूआई के कारकुनान रेड जोन पुलिस की रुकावटें तोड़ते हुए दाखिल हुए और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एफसी और पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। वजीर दाखिला को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर अवाम के बड़े मजमे के जमा होने से सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं और फिर रेड जोन में अहम सरकारी इमारतें और सिफारत खाने भी मौजूद हैं, तो एहतजाज के बायस शरपसंद अनासिर मजमे की आड़ में रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं। तो धरने के बायस सुप्रीम कोर्ट के जजेस अकबी दरवाजा इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए, वहां से वो एग्जिट हुए और मौलाना फजलुर रहमान ने धरना खत्म करने का फिर ऐलान भी कर दिया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा ने धरने के शुरका से खिताब भी किया। खास तौर पर सुप्रीम को तनकीद का निशाना बनाया गया। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। फैसला इस सामने वाली बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग नहीं करेंगे, अब फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। जानिबदार जज अपनी अदालती हैसियत को मजरूह कर चुका है, इसलिए अवाम की अदालत इस्लामाबाद में बराह रास्त बराजमा है। उन मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पर बैठकर न तुम्हें पार्लियामेंट की तज़लील की इजाज़त दी जा सकती है, न तुम्हें अवाम की तज़लील की इजाज़त दी जा सकती है, न तुम्हें किसी सियासतदान की तज़लील की इजाज़त दी जा सकती है। आप लोगों ने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया। अब जानते हैं कि मरियम नवाज साहिबा का क्या कहना था। शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ, वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। पार्लियामेंट जो कि तमाम इदारों की मां होती है, जहां से आईन ने जन्म लिया, जहां से कानून ने जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके बैठ गए। अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, तुम उस कानून पे साम बन के बैठ गए हो। तुम्हारा काम कानून की और आईन की तशरीह करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। ये तो थी जनाब सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के बाहर की, जहां पीडीएम की तरफ से धरना दिया गया, एहतजाज किया गया। सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं थी पार्लियामेंट की, क्योंकि मुश्तरका इजलास था और उसमें भी क़यादत की जानिब से मुख्तलिफ पार्टीज के सुप्रीम कोर्ट को ही तनकीद का निशाना बनाया गया। खास तौर पर ख्वाजा आसिफ ने किन ख्यालात का इजहार किया फ्लोर पर, आइए जानते हैं। में एक गिरोह ने सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। वो एक सियासी गिरोह की हमायत कर रहे हैं। जनाबे स्पीकर, वक्त आ गया है कि हम अपनी आईनी, ये पार्लियामेंट जो है अपनी आईनी जो इख्तियारात है उनका इस्तेमाल करें। हमारे जो
जज साहिबान हैं 3-2 वाले तो मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आते हैं। पार्लियामेंट को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजना चाहिए, जिन्होंने हमारी कौमी शोहदा के जो कौमी यादगारें जो हैं, गाजियों की यादगारें जो हैं, उन यादगारों को विस्मार कर दिया। जनरल हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमारे पे हमला होता है। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये बातें नजर नहीं आ रही? या वो इमरान खान के इश्क में इस तरह सदके कुर्बान हो रहे हैं? उनके बस में होता अपनी कुर्सी से नीचे आके उसका कोई जफ्ती डाल देते। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट से टकराव की जो पॉलिसी इस वक्त पीडीएम की चल रही है, ये भी खतरनाक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों का अगर हाथा किया जाए तो 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल मुल्क भर में थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला इमरान खान को, उसके बाद पीडीएम की तरफ से जो तनकीद का निशाना बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि बेशक इन दी एंड टेबल टॉक ही इस सारे मसले का हल है, और वो टेबल टॉक भी सिर्फ सियासतदानों के टेबल टॉक का नतीजा हो सकती है, ना कि वो सियासतदान जो हैं वो किसी तीसरी या चौथी या पांचवी कुव्वत की तरफ देखे, या फिर वो किसी पर रिलाय कर रहे हो, या फिर शायद मुझे खुल के अगर इजाजत मिल जाए तो मैं बोल सकूं। जमील, कल भी जब हमारे पास आए थे, हमारे गेस्ट आए हुए थे, तो वो यही बात कर रहे थे कि किसी गारंटर की जरूरत है जो गारंटी दे सके, लेकिन वो गारंटर का किरदार जो है अदा करना भी बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि हमारी आप बन जाएं गारंटर। हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप गारंटर बन जाए और आप सियासी पार्टीज को कहें कि खुदा के वास्ते एक टेबल पर बैठें और मामलात को हल करें। अच्छा देखिए, आप पिछले दिनों मुज़ाकरात भी हुए पीडीएम और अपोजिशन के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मैं कहूँगा, और वो जो मुज़ाकरात थे वो इलेक्शंस पर ही हुए। तो बेसिकली पीटीआई का, अपोजिशन का ये कहना है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। अब 90 रोज़ के अंदर 2 सूबाई इंतखाबात होने, केपी और पंजाब के। हुकूमत का ये कहना है कि इन 2 सूबों के पहले इंतखाबात करवाने से बेहतर है कि हम 2-3 माह के वक्फे के बाद आम इंतखाबात की तरफ ही चले जाएं। अब बीच में बजट भी है, जून का बजट भी आला है साल 2023-24 का। अब वो बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुआशी सूरत हाल भी हमारे सामने है। अगर इस वक्त हुकूमत को इमरान खान साहब काम नहीं करने दे रहे, तो इमरान खान की हुकूमत में ऑपोजिशन उनको काम नहीं करने दे रही थी, तो ये जो खींचातानी है, ये जो लेग पुलिंग है, इसमें नुकसान अवाम का ही है, इसमें नुकसान पाकिस्तान का ही है। आप देखें कितने महीने गुजरने के बावजूद आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं हो सका। ये इसको नाअहली ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, और इतनी अनस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, अनसर्टेनिटी है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बड़ी दूर की बात है, हम अगर स्टेबल मुआशत की ही अगर बात कर ले तो कोई पॉलिसी ही नजर नहीं आती। तो खैर, जिस तरफ से भी, जिस एंगल से भी इस इशू को देखा जाए, हल सिर्फ एक है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक टेबल पर बैठना चाहिए और इन तमाम मसलों का हल उनको निकालना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, और इंतखाबात का जो ऊंट है उसको किसी करवट इनको बिठा देना चाहिए, ताकि अवाम को भी पता चले कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा। इस लड़ाई में अवाम को तो रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जहां हम इंतखाबात की बात कर रहे हैं जनाब, तो ऐसे में पंजाब इलेक्शन केस की समाअत के हवाले से भी हम आपको अपडेट करते चलें कि इस केस की भी अहम समाअत है, और इस समाअत पर भी अब नज़रें हैं कि अदालत की जानिब से क्या फैसला आता है। 14 मई को जो इंतखाबात होने थे, इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर नज़रसानी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से हम बात करेंगे। जस्टिस उमर ता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत 23 मई तक अब मुलतवी कर दी गई है। तो चीफ जस्टिस के इस समाअत के दौरान रिमार्क्स थे कि फंड्स और सिक्योरिटी का मसला पहले इलेक्शन कमीशन ने बताया था, आज तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर सवाल उठा दिया है, तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी करके सुनेंगे, जबकि दीगर सियासी जमातों को भी नोटिस जारी करेंगे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। अदालत ने जो हुक्म दिया है
वो हतमी है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इदारे सीरियस थ्रेट्स के अंदर है। मेरा मशवरा है कि पुरअमन माहौल के लिए किरदार अदा करें। आज हुकूमत बेबस है, लोग गेट फांग रहे हैं। जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आइन सियासी हुकूक का ज़ामिन है। हमें सियासी मामलात में नहीं जाना, ना ही कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे और कोई हल निकल आएगा। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हासिल होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले हम पंजाब में इंतखाबात की बात कर रहे थे और कल इसकी हेयरिंग भी थी। अब आपके साथ शेयर करते हैं इसका पस मंजर। 4 मई को इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के इनेकाद को नामुमकिन करार देते हुए हुक्म पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक आर्टिकल्स को एक साथ पढ़ा जाए और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं है। अदालत ने तारीख देकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। बिल्कुल जनाब, और अदालत कानून की तशरीह कर सकती है, कानून को दोबारा लिख नहीं सकती। बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन वक्त की ज़रूरत है। 4 अप्रैल को अदालत उस्मा ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार देते हुए सूबा पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था और फैसले में वफाकी हुकूमत को फंड्स की मद में 10 अप्रैल तक 21 अरब जारी करने का हुक्म देते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को फंड की वसूली की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। फंड्स ना जमा करवाने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी तो वफाकी हुकूमत अपने आइनी फ़राइज़ की अदायगी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत के मुताबिक इमदाद और ताउन फराहम करने की पाबंद है। जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कभी बहाने बनाए गए और कभी हुकूमत की जानिब से। तो कल इस केस की हेयरिंग हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या दरख्वास्त दी गई, कल की अदालती कार्रवाई क्या रही, उस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब में आम इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन हैं तो 90 दिन ही हैं। 14 मई का हुक्म था तो 14 मई को ही इस पर अमल होना था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। समाअत के मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि अदालत अपने अहकामात पर अमल के लिए हुक्म जारी करे। नजरसानी का दायरा महदूद होता है, इसमें नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त काबिल समाअत होने पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत और दीगर सियासी जमातों को भी नोटिस जारी करके उनका मौक़िफ़ सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने पहले फंड्स और सिक्योरिटी का मसला बनाया था। आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाकर पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जो नुकात पहले नहीं उठाए क्या वो अब उठाए जा सकते हैं? वफाकी हुकूमत दायरा कार का नुक्ता उठा सकती थी लेकिन उन्होंने नजरसानी दायर ही नहीं की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि इदारे इस वक्त शदीद खतरे में हैं। वफाकी हुकूमत नाकाम नजर आई। पोलराइज मुआशरे में इंतखाबात कैसे होंगे? इमरान खान को रिलीफ मिल चुका है। आपको चाहिए कि मुज़ाकरात के अमल को दोबारा देखें। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इस सारे मामले पर बात करते हैं। माहिर कानून शोएब शाहीन साहब इस वक्त हमारे साथ है। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक और मौका दिया गया है मुज़ाकरात का सियासी जमातों को, तो क्या सियासी क़यादत जो है वो सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा करेगी? सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा बिल्कुल करना चाहिए। असल में मसला ये है कि पीडीएम की जमातों को इलेक्शन सूट नहीं करता। फॉर दैट पर्पज वो मुज़ाकरात को भी सिर्फ टाइम बाई करने का बहाना बनाते हैं और वो टाइम एंड अगेन उनको जब मौका दिया जाता है तो वो इससे भागना चाहते हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और हम किसी इलेक्शन की डेट पे पहुंच जाते हैं तो इलेक्शन उसने जीत जाना है। तो इसलिए वो हीले बहाने से इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो हमें इलेक्शन से भागने का मौका मिल जाए। रिस्पेक्टिव कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी है, 14 तारीख को उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, कॉन्टेम्प्ट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ हो सकती हैं।
जो रिव्यू आया है ईसीपी का, इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन को तो अख्तियार ही नहीं है, लोकल स्टैंड ही नहीं है कि वो रिव्यू फाइल करें। तो उन्होंने तो कहा था कि हम तो इलेक्शन में वजारत खजाना पैसे दे दे और दिफा तफरी दे दे, तो हम तो इलेक्शन कराने को तैयार है। उन्होंने तो ये कॉन्सेंट दी थी। तो लिहाजा आज वो न्यू ग्राउंड है कि उनका कोर्ट में आना और अपना मौका पेश करना वो तो सूटेबल नहीं है उनके लिए। बहरहाल आज उसके नोटिस जो भी हुए हैं और प्रोसीडिंग जारी है, नेक्स्ट वीक का टाइम रखा गया है। बट द इम्पोर्टेंट इशू इज कि क्या सीरियस है पीडीएम की जमातें, क्या सियासी और जमहूरी ताकतें चाहती हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं? एक्चुअली उनका मकसद नहीं है इलेक्शन की तरफ जाना। उनका मकसद सिर्फ यह है कि किसी तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करके करने दे के रेजोल्यूशन पास करके हम सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दें कि वो फैसलों के इजरा की तरफ ना जाए, वो इन जजमेंट्स को एग्जीक्यूट ना कराएं। लेकिन लॉ है टू टेक इट्स ओन कोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है कि आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन कराएं। आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे पाबंद हैं टू फैसिलिटेट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सिमिलरली उन्होंने जो कहा है तो उन फैसलों की जो अहमियत है वो आर्टिकल 190 ये कहता है कि तमाम लोग, तमाम इदारे, तमाम कंसर्न अथॉरिटीज दे विल बी बाउंड टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो बहरहाल ये सारी चीजें तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर हैं। अब जो सिविलियन जमहूरी ताकतें हैं उनको चाहिए तो वो फौरी तौर पर इन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करें, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, प्रेशर कम करें, क्योंकि आवाम और कौम देख लीजिए इन सबके कंडक्ट को। अगर वो नहीं करते तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। बहरहाल लोगों को तो कंसर्न है, इकोनॉमी आपकी ब्रेक डाउन हो गई, तबाह हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, लोगों को बड़ी मसाइल हैं और उन मसाइल का हल जो है वज़ार जमहूरी ताकतें बैठ के इन मसाइल का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने एक और मौका दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ फायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा शुएब साहब, कल चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि 14 मई का जो फैसला है वो बरकरार है। अगर मुज़ाकरात से कोई हल नहीं निकलता तो क्या इस फैसले का जो है केस का फैसला जो है वो नाअहली की सूरत में भी सामने आ सकता है? बनाते जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तस्दीक की है, उनको स्कैंडलाइज किया है, उनको मलाइन करने की कोशिश की है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, और जिसने उस फैसले को नहीं माना तो नेचुरली लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी है, उनके खिलाफ एक्शन होना है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और ऑन द फेस ऑफ इट नजर आता है शहबाज शरीफ हो, उनकी कैबिनेट के मेंबरान हो, मिनिस्टर इंटीरियर हो, मिनिस्टर डिफेंस हो, सेक्रेटरी इंटीरियर है, सेक्रेटरी खजाना है, सेक्रेटरी दिफा है, गवर्नर स्टेट बैंक है, इन सब के खिलाफ एक्शन भी होगा और ये नाअहल भी होंगे और जेल भी जाएंगे। अच्छा शुएब साहब, एक मसला ये भी है कि आप देखें कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना भी दिया गया, फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया गया और उस धरने में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया गया। तो इस सारी सूरत हाल में आपको जो है सूरत हाल तसादुम की तरफ जाती हुई तो नहीं नजर आ रही? देखिए, तसादुम तो एज सच फिजिकल तसादुम तो नहीं होना, लेकिन इन्होंने तो पहले से तसादुम की राह हमवार की हुई है। जो ही सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है अगले दिन रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। किसी करारदाद, पार्लियामान की करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तो आप नलीफाई नहीं कर सकते, उसको हवा में नहीं उड़ा सकते। क्या पार्लियामान जो है करारदाद के जरिए आइन में तरमीम तस्वर होगी? क्या आइन की मुअत्तली करारदाद के जरिए हो सकती है? ये सारे बातें सबके सामने हैं। क्या आइन की अमलदारी रुक जाएगी? क्या आइन की पासदारी नहीं होगी? तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये तसादुम तो उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अब तो सिंपल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमल दरामद होना है। कब है? कब इनके खिलाफ एक्शन होना है? कब इनके खिलाफ तौहीन आइन की कार्रवाई होनी है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी है? आज होती है, कल होती है, परसों होती है, बट होनी तो है। सही जी शुएब साहब, बहुत से लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 23 मई की जो तारीख है वो गैर मुतवक्को थी। आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, उन्होंने तो ये बड़ा वाज़ेह कर दिया कि हमने फैसला दे दिया है, फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, फैसला सस्पेंड भी नहीं हुआ, फैसले के ऊपर अमल दरामद करना जिन इदारों का काम था, जिन सियासी इदारों ने करना था, जो पीडीएम की हुकूमतों ने करना था, इंटरम सेटअप ने करना था,
वो उन्होंने नहीं किया। जब नहीं किया तो उनको फिर सजा मिलेगी ना। तो नेचुरली उन्होंने, और फिर जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई और तौहीन अदालत कर रहे हैं ये लोग पीटीएम की जमातें, तो उनके खिलाफ एक्शन बहरहाल होगा। तो इसलिए उन्होंने रूटीन में जो डेट बनती थी 1 हफ्ते की उन्होंने दे दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये टाइम बड़ा क्रूशल है कि एक फाइनल अपॉर्चुनिटी एक दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप चाहें तो मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करके तो इसको सॉर्ट आउट करें इस इशू को। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 23 मई का जो फैसला है वो बहुत अहम फैसला होगा। सबकी नजरें उस फैसले पर हैं क्योंकि 14 मई तक का वक्त था इलेक्शंस करवाने का, लेकिन इंतखाबात नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त दी गई। अदालत जो है वो अब 23 मई को फैसला करेगी, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है, अदालत का ये भी कहना है कि जो सियासी जमातें हैं वो बैठें और मुज़ाकरात के जरिए इन मसले का हल निकालें। इंतखाबात होना तो नो डाउट ज़रूरी है, लेकिन ये जो तसादुम की एक सूरत हाल है, अगेन हमारी जो सियासी जमातें हैं को टेबल टॉक करने की बहुत ज़रूरत है। शायद सियासी कशीदगी जो है इससे कम हो जाए, बिल्कुल, और आपस में मिल बैठकर किसी एक नतीजे पर पहुंच जाएं हमारी जो सियासी जमातें हैं। लेट्स सी जी क्या फैसला आता है 23 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और अब बात करेंगे इंटरनेट सर्विसेज की। इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो ताहाल प्रॉपरली यानी बहाल नहीं हो सकी। और अगर बात करें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन की, तो इंटरनेट बंदिश से पाकिस्तान को हर रोज तकरीबन 50 से 60 लाख डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और मुल्की सिक्योरिटी अहम है, लेकिन इंटरनेट आईटी इंडस्ट्री की लाइफलाइन है और इसे इंटरनेट बंदिश से मुस्तस्ना किया जाए। पाशा के पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का डेटा है और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के पास फ्री लाइसेंसेस का डेटा है। हुकूमत हमसे मदद भी ले सकती है। अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए, पाकिस्तान का जो ब्रांड इमेज है वो भी ख़राब हुआ। पिछले 3 सालों में जो ग्रोथ थी वो 42% थी, लेकिन इस साल मार्च में ग्रोथ सिर्फ 0.8% रही है। तो इस साल 3.2 अरब डॉलर्स एक्सपोर्ट टारगेट था जो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक तखमीना जो इसका लगाया गया है, एक अंदाजे के मुताबिक इंटरनेट की बंदिश से तकरीबन 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ी तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं, जिसमें ई कॉमर्स भी है, जिसमें हमारी राइड्स भी हैं, जिसमें फूड डिलीवरीज भी हैं, जिसमें ऑनलाइन कंपनीज भी हैं, और खास तौर पर वो लोग जो घर में बैठे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उन सब का बहुत ज्यादा नुकसान है। जमील, अगर हम अपनी बात करें, अगर मैं बात करूं इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी की, तो हमारी कुछ ऐसी कैंपेन्स थी जो कि पेड कैंपेन्स थी, जिसकी पोस्टिंग डेट हमें बताई गई थी कि आपने इस तारीख को वो पोस्ट करना है, तब आपको वो चेक जो है वो रिलीज किया जाएगा। बहुत ज्यादा जो है इंटरनेट बंदिश से अगर ऑनलाइन बिजनेसेस की भी बात करें, उसमें बहुत ज्यादा रुकावट आई है। वो नहीं हो सका, फिर आपका वो नहीं हो सका, जो पेमेंट भी रुक गई, वो कंटेंट भी पोस्ट नहीं किया गया, क्योंकि सेल भी नहीं हो पाई, वो सेल से रिलेटेड था। हर तरफ नुकसान। इसी नुकसान की हम बेसिकली बात करना जा रहे हैं तफसील के साथ। साकिब अजहर साहब, ई कॉमर्स एक्सपर्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब अजहर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि पाकिस्तान में इंटरनेट की जो बंदिश थी उससे कितना नुकसान हुआ, और क्या मौजूदा हालात में इस नुकसान के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं? जी सबसे पहले इंटरनेट को हम लोग हम 5 इम्पैक्ट हुआ जब साकिब अजहर साहब, आपकी ऑडियो हमें सही नहीं आ रही, हम थोड़ी देर में दोबारा आपसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। जमील, अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो कोविड में इसका रुझान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बहुत सारे लोगों ने घर बैठकर बहुत अच्छा कमाना शुरू कर दिया था। और अगर मैं खवातीन की बात करूं जिनको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, जिनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो घर से बाहर जाएं और कहीं जाकर काम करें, उनके लिए बहुत ईजी हो गया था। वो खवातीन जो है वो घर पर ही कुछ काम कर रही थी और वो घर पर ही बैठ के उसको फरोख्त भी कर रही थी। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा
मैं कहूँगी कि कोविड के दिनों में स्टार्ट हुआ और अभी तक उसका अगर हम रुझान देखें बढ़ता जा रहा था। और ख़वातीन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। इवन जमील, आपको एक और बात बताऊँ कि अब तो सैलॉन सर्विसेज भी आप ऑनलाइन बुक करते थे और आपको सैलॉन जाने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टाफ था वो आपके घर जाके आपको सर्विसेज देता था। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। इसी तरह बहुत सारे काम, अगर मैं बेकरीज की बात करूँ, अगर मैं रेस्टोरेंट्स की बात करूँ, घर पर लोगों ने, ख़वातीन ने, बाइक राइडर्स की अगर हम बात करें, उनका बिजनेस बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, जो कि खाना डिलीवर करते थे। बिल्कुल। और एक आम आदमी जो कि खाना डिलीवर करता है और उसको तभी पैसे मिलते हैं, वो रोज जाता है, वो डिलीवरी लेकर जाता है और वो खाना डिलीवर कर जब आता है तो उसको पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये तो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं और इसका बहुत बड़ा हिस्सा है इस कारोबार में जो कि ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, खास तौर पे ना जो हमारे आईटी हाउसेस हैं, उसमें हमारी इंटरनेशनल कैंपेन्स चल रही होती हैं, अब आउटबाउंड भी, इनबाउंड भी, और फिर उसमें सेल्स भी होती हैं। फिर हमारी आईटी इंडस्ट्री से जुड़े वो लोग जो कि ओवरसीज ये सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। और अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये सर्विसेज जो है वो 100% बहाल नहीं हो सकी। तो अच्छा, फिर हमें कल कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि शायद एक बार फिर ये तैयारी की जा रही है कि इंटरनेट सर्विस को बंद किया जाएगा, सोशल मीडिया को बंद किया जाएगा, और अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसा हो। अच्छा जमील, इस सारी उसमें अगर मैं इसका थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी डिस्कस करना चाहूँगी कि एक अच्छी चीज़ ये हुई कि घर वाले आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे। पहले ये होता था कि खाने की टेबल पर भी अगर आप बैठे हुए हैं तो आप लोग अपना अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, चलिए मैं अपनी एग्जाम्पल अपने घर की मिसाल दे देती हूँ। तो वालिदैन भी आजकल, बच्चे तो चलो कर ही रहे हैं, बड़े भी आजकल फ़ोन में ही ज़्यादा वक्त जो है वो अपना सर्व कर रहे होते हैं। मुझे लगा आप कहने लगी है कि एक काम बहुत अच्छा हुआ कि घर वालों को आपस में बैठ के वक्त मिला कि वो बातचीत करें। शुक्र है उसमें ऐसा नहीं हुआ कि जब बात कर रहे थे तो उन्होंने अचानक से पूछा, जी आप कौन? शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। But that was a good change। अगर इस सारी टेंशन की हम बात करें, जितना भी हमने टाइम गुजारा इंटरनेट के बगैर, जाहिर बात है बहुत बिजनेस अफेक्ट हुआ, आईटी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन वहाँ पर अगर इसका अच्छा एस्पेक्ट डिस्कस करें तो ये था कि खानदान को आपस में बैठ के बात करने का मौका मिला और बच्चों ने भी थोड़ी देर जो है वो गैजेट्स की जान छोड़ दी। बच्चे वर अवे फ्रॉम फोन। ये बात बिल्कुल सही है ना, लेकिन कारोबार का जो नुकसान हुआ वो तकरीबन 30 अरब का नुकसान बताया जा रहा है कि इन 2-3 दिनों में हुआ। साकिब अजहर साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब साहब प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये बेसिकली इंटरनेट बंद नहीं है, ये पानी बंद है कि आपने किसी का पानी बंद कर दिया, इस तरह से इम्पैक्ट हुआ कि लोगों की लाइफ में। हम थोड़े से स्टैट्स ही देख लें, खाली टेलीकॉम इंडस्ट्री को 1.64 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ पिछले 3 दिनों में जब इंटरनेट बंद हुआ। ये अगर हम वैसे दुकानें बंद करने का कहते हैं तो ई कॉमर्स की भी एक दुकानें ही हैं जो कि ऑनलाइन स्टोर्स हैं। 15 से 20 हज़ार तो ऑनलाइन स्टोर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। अगर ये इनके अपने इंडिविजुअल स्टोर्स हैं तो ये 15-20 हज़ार दुकानें बंद रही हैं 3 से 4 दिन। मीन्स किसी का रोजगार छीन लिया गया आपने। अगर हम बात करें तो जो ये बाइकिया और ये डिफरेंट जो लोग हैं जो फूड डिलीवरी करते हैं अपने लोगों के घर में, वो 1,60,000 ड्राइवर्स हैं। तो 1,60,000 ड्राइवर्स का रोजगार छीना गया आप 4 दिन है, और अभी तक इंटरनेट जो है वो डाउन है। इतना बड़ा मैस लेवल पे अगर प्रोटेस्ट हर जगह पर भी हो तो इतने मैस लेवल पे आपने लोगों को रोजगार तो दे नहीं रहे, रोजगार छीन लिया बेसिकली। अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान में 12 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और 12 करोड़ में से 4,24,83,573 मोबाइल वॉलेट यूजर्स हैं जो इस वक्त मोबाइल से पे करते हैं। वो आपने छीन लिए कि 10 लाख फ्रीलांसर्स हैं, मीन्स कि वो दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपने उनका रोजगार छीन लिया। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा यूथ को नीचे करने का और क्या गवर्नमेंट करेगी या जिसने भी इसका ऑर्डर दिया है, इसको दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी एहतजाज होगा, कि जब भी इस तरह की चीज़ होती है तो सबसे पहले आता है जी अच्छा जी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का सोचा जा रहा है। ये क्यों सोचा भी नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि इससे जो लोग हाउसवाइफ्स हैं, जो घर में लोग हैं और जो फ्रीलांसर्स हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या दुनिया से बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली बेरोजगार हो रहे हैं। अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हजारों लोगों को हायर किया जाता है, फाइवर ने अलर्ट और वार्निंग जारी कर दी है पूरी दुनिया के आगे कि पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं है, आप प्लीज इन लोगों को हायर करना है तो अपने रिस्क पे करें। पूरी दुनिया ये देख रही है इस वक्त, तो कितनी बड़ी ये इंसल्ट है हमारी पूरी। कौन हायर करेगा कल को ऐसे लोगों को कि जिनके मुल्क में इंटरनेट ही नहीं है। यहाँ पे या तो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे थे, या लोग डॉलर में कमा रहे थे, या अर्निंग कर रहे थे ऑनलाइन। ये चीज़ तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एंड मैंने तो इसकी पिटिशन भी स्टार्ट की इंटरनेशनल फोरम पे कि लोगों को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में किसको एहतजाज करें मुझे तो पता नहीं चल रहा कि कहना किसको है कि भाई इंटरनेट को बिल्कुल सही। साकिब अजहर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत आपने हमारे साथ फैक्ट्स एंड शेयर किए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ ये पाकिस्तान के ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। और अब बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 30 अरब का नुकसान कलेक्टिवली हुआ है। अभी एक ब्रेक लेते जनाब। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले किए गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम की जानिब से जो धरना दिया गया उस पर भी हम तफसील से बात करते हैं। खासतौर पर पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हुआ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया गया। इस सारे मामले पर तफसील से बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट अहमद वलीद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं सर। बड़े फैसले किए गए हैं। शरपसंद अनासिर के खिलाफ अब फौजदारी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और उनको सजाएं दी जाएंगी। कितना खुशाइंद ये फैसला देख रहे हैं आप? इसमें कुछ चीज़ खुशाइंद तो नहीं है, क्योंकि जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात हैं इसके ऊपर खासा क्रिटिसिज्म होगा। इंटरनेशनली भी इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। जो ड्यू प्रोसेस है उनको इस्तेमाल करना चाहिए कि जो लोकल कोर्ट्स हैं उसमें केसेस चलें और जिन लोगों ने ये नुकसान पहुंचाया और उनको सजाएं मिलनी चाहिए। दुनिया भर में जैसे होता है कि आप अगर पीसफुल नहीं रहते और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका ज़रूर खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं वो आपका राइट है और दुनिया भर में उसका राइट है। अगर कुछ लोग जो हैं बीच में ऐसी तनसीबात और ऐसी इमलाक के ऊपर पहुंचे और नुकसान पहुंचाया तो बहुत गलत हुआ। पीटीआई को चाहिए, टॉप लीडरशिप को, कि अपने जो वर्कर्स हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, उनको पुरअमन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पुरअमन रखें। ये नहीं अहमद वलीद साहब, अहमद साहब, मैं खुशाइंद वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि देखिए प्रोटेस्ट जो हैं वो माजी में भी हमने देखा बहुत से प्रोटेस्ट होते थे और उसमें भी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता था, आग लगाई जाती थी, आम शहरी उससे बड़ा इफेक्ट होता था। लेकिन इस बार मुख्तलिफ चीज़ ये थी कि बेसिकली हमारी जो फौज, हमारा जो इदारा है उसकी जो इमलाक है उसको ख़ास तौर पर टारगेट करके निशाना बनाया गया। ये तो जग हसाई हुई पाकिस्तान की पूरी दुनिया में। अरे ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उनको चाहिए था कि ऐसी तरतीबात, ऐसी इमलाक, ऐसी जगहों पे अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को, सबको वहाँ लेके नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि जब आप ऐसे क्राउड को एक जगह लेके जाएंगे तो अगर किसी की रिहाइशगाह के ऊपर किसी सरकारी जो दफ्तर है उसके पास, तो चांसेस होंगे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं और वहाँ पर ऐसा नुकसान पहुँचाएं जिससे पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो ये ख्याल रखना पड़ता है लीडरशिप को। लीडरशिप हमेशा इस तरह के प्रोटेस्ट जो होते हैं उनको कंट्रोल में रखती है कि हमने किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना, ताकि उसका नुकसान कम से कम हो सके। और अपना जो प्रोटेस्ट आपने रजिस्टर कराना है वो रजिस्टर कराएं। आप जैसे लिबर्टी में बैठे हैं, आप माल रोड पे जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो एक अच्छा तरीका है और पीसफुल रहना चाहिए। गवर्नमेंट के जो अमलाक हैं उसको नुकसान पहुंचाने का तो कोई तरीका ही नहीं है। कोई भी इसको सेक्ट नहीं करेगा, इसको सपोर्ट नहीं करेगा। जी अहमद वलीद साहब, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और पाक फौज का रिएक्शन है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है?
देखें, पाबंदी जो है वैसे तो सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये कि सियासी जमात अगर रिएक्ट उस तरह से कर रही है, अगर सियासी जमात जो है वो ये कह रही कि हम पीसफुल हैं और ये जो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हुए, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये खान साहब को चाहिए इस टाइम पे कि वो इन जो भी एक्शंस हुए उनकी अरेस्ट के बाद उसकी मजम्मत करें कि अगर वो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा या कोई लोग ज़ख्मी हुए या उनके अपने लोग भी ज़ख्मी हुए उसमें, लेकिन ये कि लीडरशिप जो होती है वो अपने जो सपोर्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करके रखती है कि पॉपुलैरिटी के लिए आपने सारी हदें पार की, आपने पहले अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद आपने देखा हर बंदे को आप टारगेट करते हैं और उसके लिए आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, बेशक पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन ये सारी पॉपुलैरिटी लेके आपने जाना कहाँ है? यानी आप पॉपुलैरिटी जो है वो इस तरह की रखें कि इस तरह से जातियात के ऊपर आप हमले ना करें। आप ठीक है, अगर किसी इदारे ने आपको सपोर्ट नहीं की तो वो सपोर्ट करता भी रहा आपको, उसके उस वक्त आप बहुत ज़्यादा तारीफें भी करते रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया आपको कि आप चाहते हैं कि बस जो मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं, मेरे ऊपर जो हमले हुए वो भी उन लोगों ने करवाए, फलां चीज़ हुई, मेरे खिलाफ ये साजिश, मुझे मरवाना चाहते हैं। यानी कि आप हर चीज़ जो है वो आप दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। सियासत जो है वो कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लंबी गेम होती। इसमें सियासतदान 10-10 साल जेलों में रह के फिर आते हैं, फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं, 10-10 साल जलावतनी काटते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको जल्दी किस चीज़ की है कि आप 4 दिन में चाहते हैं कि मैं सब कुछ उलट पुलट करके रख दूं? तो मेरा ख्याल है ऐसी सियासत से खान साहब को गुरेज करना चाहिए, मैच्योर सियासतदान के तौर पर उनको सामने आना चाहिए और अपनी जो खास तौर पे सपोर्टर्स हैं उनको आपने जो आप स्पीच करेंगे, जो कुछ आप उनको तकरीरों में बोलेंगे वो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। ये तो डिलेमा है और दुनिया भर में ऐसे ही होता है। जैसे आपने देखा कि अमेरिका में ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को जिस तरह से तकरीरों में उसने उनको उभारा, उसी तरह का उसका रिएक्शन आया। भारत में आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने सपोर्टर्स को, बीजेपी के सपोर्टर्स को जिस तरह से वो उभारते हैं, उनको उकसाते हैं, तो उसी तरह की रिएक्शन जो है उनके वोटर सपोर्टर वहाँ पे भारत में दे रहे हैं और मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। और ये चीज़ें जो है लीडरशिप को ज़रूर रियलाइज़ करनी चाहिए कि जो सियासत आप कर रहे हैं, आपकी जो पार्टी है, इसको आप सोचें कि 100 साल के लिए ये पार्टी आपकी रहनी चाहिए। आपके बाद भी ऐसे नॉर्म्स आप सेट करके जाएं कि पूरे 100 साल तक ये पार्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी पाकिस्तान में बन के रहे और दूसरी जो बड़ी पार्टीज है उनको टफ टाइम दे, कभी आप इक़्तिदार में आए, कभी वो आए। तो आपको इस तरह से चलना चाहिए जैसे कि दुनिया में हो रहा है। जो पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी 8-10 साल हुकूमत की, फिर अगली पार्टी आ जाती है। तो आप इस तरह से क्यों बेचैन क्यों हो रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आता। सही। अच्छा, आपने बेचैनी की बात की। अहमद वलीद साहब, एक सवाल मैं आपसे इसी से रिलेटेड ये भी पूछना चाहूँगा कि माजी में जब तनकीद की जाती थी तो वो किसी फर्द वाहिद पर की जाती थी, इस बार मुख्तलिफ ये है कि इदारों को बेसिकली निशाना बनाया जा रहा है और फिर ऐसे इल्ज़ामात जिनका कोई प्रूफ नहीं है उसके बाद अवाम को उकसाना, ये तो बहुत मैं कहूँगा कि बदकिस्मती वाला मामला है इस वक्त अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें तो। अभी जिस तरह अदलिया को निशाना बनाया जाता है तनकीद का, पाक अफवाज को निशाना बनाया जाता है तनकीद का, लेकिन जो सियासतदान हैं उनको यही फौज और अदलिया जब ये कहती है कि बैठ के मुज़ाकरात करें तो ये मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आते। एक बार फिर अब कोर्ट ने मौका दिया है अपोजिशन को और हुकूमत को कि बैठ के मुज़ाकरात के जरिए हल निकालें। तो आपके ख्याल में मुज़ाकरात की टेबल पर क्यों ये सियासी जमातें नहीं बैठ रही? देखें, एक तो ये कि किसी भी इदारे के ऊपर तनकीद करना कि उनका सियासत में कोई रोल नहीं है, ये तो मुस्बत तनकीद आप करें, लेकिन आप हर किस्म का निशाना ना बनाएं, उनको किसी को भी ना बनाएं। ये नहीं कि सिर्फ किसी एक इदारे को। आपने देखा कि इमरान खान साहब 2014 में जब वो धरना दे रहे थे इस्लामाबाद में, उनके कान में कोई भी बात कहता था तो वो इमरान खान साहब कहते थे ओए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि सियासतदानों के खिलाफ कि ओए तुमने 50 करोड़ खाया है, तुमने अरबों रुपए खाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो तरीकाकार है, मेरा ख्याल है एक मैच्योर सियासतदान, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, आप नई मिसालें सेट करें पाकिस्तान में आके, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको बताएं कि इस तरह के हमारे नॉर्म्स होंगे, आप इस तरह से चलने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ ये कि
आपने एक रट लगाई हुई है कि मैंने इन चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। ये चीज़ें आप छोड़ दें। आपको डर है कि अगर मैंने ये बातें कहना छोड़ दी तो मेरा सपोर्टर जो है वो भाग जाएगा, वो कहेगा इमरान खान जो है वो जब तक इनको जेलों में नहीं डालेगा, अगर ये चोरों से मुज़ाकरात करेगा तो हम फिर इसका साथ देना छोड़ देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक वैक्यूम है आपकी पार्टी के लिए, बड़ा अच्छा मौका है कि एक तरफ अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ है और सिंध में पीपल्स पार्टी है, तो आपकी पार्टी को एक मौका मिला हुआ है, आप सियासी तौर पर वहां पे अपनी जगह। लेकिन अहमद वलीद साहब, अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, हुकूमत जो है वो तो बहाने तलाश कर रही है। इलेक्शन जो हैं, अगर इमरान खान साहब ने दोनों असम्बलियां तोड़ी और अपने सियासी फायदे के लिए असम्बलियां तोड़ी कि मैं अभी से फौरन, मैं क्योंकि मकबूलियत मेरी अरूज पर है, अभी मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा तो मुझे बड़ा फायदा होगा। हालांकि उसका जवाब नहीं बनता था। आईनी तौर पर अगर आप देखें कि आप अवाम के पैसे से ये सारा इलेक्शन होता है, आपको बिला वजह असम्बलियां नहीं तोड़नी चाहिए, कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। अगर आपके पास, आप समझते हैं कि नहीं हमें हुकूमत नहीं करने दी जा रही, तो आप साइड पे हो जाएं, दूसरी पार्टी को मौका दें, आप अपोजिशन करें, अपोजिशन में रह के फ़ायदा उठाएं। क्योंकि आप देखें कि ये जो पीडीएम है, महंगाई इतनी कर रही है, अवाम जो है वो पिस गए हैं बिल्कुल। तो यही सियासत है, आपके लिए मौका है कि आप इसके ऊपर सियासत करें। ये दुनिया भर में होता है कि अगर कोई क्राइसिस आ गया है तो अपोजिशन पार्टी जो है वो ये नहीं देखती कि ये क्राइसिस इस हुकूमत पे आया है और किसी वजह से आया है, वो फिर उसमें सियासत करते हैं कि देखें जी अवाम रुल गए हैं, उनके लिए खाना पीना मुश्किल हो गया है। तो इसी सियासत की बुनियाद पर आप आगे आएँ। और मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, पीडीएम जो है उन्होंने भी फिर ये बहाने तलाश किए कि अगर इमरान खान ने ये असम्बलियाँ अपने फ़ायदे के लिए तोड़ी हैं तो फिर हम भी कोई ना कोई फ़ायदा निकालेंगे, हम भी कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे कि जिससे इलेक्शन जो है वो डिले हो। और उनका ओपनली उन्होंने ऐलान किया कि हम ये जो असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी तभी इलेक्शन होंगे। तो मेरा ख्याल है इस पे बातचीत होके सियासतदान ही इसका हल निकाल सकते हैं। तो मिल के बैठें, तय करें, कोई तारीख आगे पीछे करनी कर लें और अवाम का सुकून बहाल करें। अवाम जो है इस वक्त इज़्तिराब में मुब्तला है, वो देख रहे हैं कि ये हमारे सियासतदान और इदारे ये सब क्या हो रहा है। तो एक दूसरी तरफ वो महंगाई में पिस रहे हैं और दूसरा ये कि एक तरफ ये सियासी जो महाजराई है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही। अगर मेरा ख्याल है कि दोनों ग्रुप्स जो हैं, पीटीआई और जो पीडीएम है, मिलके बैठ के एक तारीख तय कर लें तो अवाम भी सुकून में आ जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद वलीद साहब, कल जो पीडीएम का धरना था उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ख़ासतौर पर मुश्तरका इजलास जो हुआ उसमें भी निशाना सुप्रीम कोर्ट को ही बनाया गया। तो जो ये बातें हो रही थी कि हुकूमत के खिलाफ ही धरना दे रही है, हुकूमत के खिलाफ ही सड़कों पर आ गई है, और ख़ास तौर पर जब किस जगह ये धरना होना है उस पर मौलाना साहब नहीं मान रहे थे और नून लीग उनको मना रही थी, ये सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? देखें, बड़ा अफसोसनाक है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेड जोन में हुकूमत ने खुद अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर वहाँ पे जलसा किया और जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का इंतहाई महज़ब इदारा, काबिल इज़्ज़त इदारा, जिसको तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना हमने कि जो हमारे जजेस हैं, आप ज़रा पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें कि इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने माजी में क्या कुछ किया। यानी जो मार्शल लॉ लगे उनको उन्होंने पूरे वैलिडेट किया और उनके साथ मिलके फिर बैठ गए और फिर वो उनके फैसले भी उसी तरह से करते रहे। फिर तस्लीम भी किया कि भुट्टो को जो फांसी हुई बड़ी ज़्यादती हुई। आप इन चीज़ों को नोट करते आज तक देखें कि जो फैसले हो रहे हैं, क्या वो आपको अगर कहा जा रहा है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, तो मेरा ख्याल है कि एक काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि अगर डिमांड इतनी बड़े ग्रुप से आ रही है कि जी आप फुल कोर्ट बना दें, तो फुल कोर्ट बनाने में कोई हर्ज नहीं है। आप जिद ना करें, आप ये ना करें कि जी नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगा। आप देखें कि अगर आप किसी भी सेशन कोर्ट, किसी कोर्ट में जाते हैं, अगर आपका केस जो ऐसे जज के पास लगा जिस पे आपको एतराज़ है, तो आप एक दरख्वास्त देते हैं कि जी मुझे मेरा जो ये जज हैं इनके ऊपर मुझे एतराज़ है, तो मुझे मेरा जो केस है वो किसी दूसरे जज की तरफ रेफर किया जाए, तो वो केस है आपका वो रेफर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मुहाजराई जो है मुल्क के हक में नहीं है, मुल्क के मुफाद में नहीं है। तो इसी तरह से जो हमारी अदलिया है उनको भी चाहिए कि ऐसा वक्त आया हुआ है जहाँ पे उनको बिल्कुल एहतियात से चलना है। ये नहीं शो करना कि किसी पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप ऐसे रिमार्क्स क्यों दे रहे हैं
कि जी मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हुई, आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको जेब नहीं देता कि आप इस तरह की बातें करें, और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मौका फराहम करें कि वो आपको शदीद किस्म की तनकीद का निशाना बना सके। जी अहमद वलीद साहब, कहिएगा कि इंतखाबात का क्या बनेगा, और 23 मई की अगर बात करें तो क्या फैसला आ सकता है अदालत से? देखिए, अभी तक जो जेस्चर्स शो हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो तो चाहते हैं कि ये जमातें बैठ के बातचीत करें और कोई तारीख दे दें, और जज साहब जो हैं वो तो चाहते हैं कि वो तारीख आए और वो बिल्कुल उसको कहें कि ठीक है जी, ये जमातों ने तय किया है तो इसके ऊपर आप इलेक्शन करें। अब 90 डेज़ तो गुजर चुके हैं, जो वायलेशन होनी थी हो चुकी है, आप अब आगे बढ़ना चाहिए, और यही इसी में मफाद है पाकिस्तान का, अवाम का, कि आप एक तारीख तय कर लें। ये मौका है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मौका दिया है कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM, ये मिल बैठ के तय करें और एक तारीख जो है जो अगली पेशी है उससे पहले उसका ऐलान कर दें और वहाँ पर पेश कर दें कि हम इत्तफाक करते हैं कि फ़लाँ महीने में फ़लाँ तारीख को हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, ताकि ये मामला जो है अब अंजाम को पहुँचे। और जो ख़ास तौर पे आपने देखा कि इसकी वजह से मौशी बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल वो भी कोई बिल्कुल मुआशी बहरान का आपने जिक्र किया अहमद वलीद साहब। IMF का पैकेज अभी तक हमें नहीं मिल सका, और इतने महीने गुजरने के बावजूद हुकूमत जो है वो IMF की शराइत पूरी नहीं कर सकी, या फिर जो IMF ने चाहा वो हम पूरा नहीं कर सके। आपको क्या लगता है, ये क्यों हमें बेल आउट पैकेज नहीं मिल रहा? देखिए, IMF ने इस मरतबा तो बहुत ज़्यादा हुकूमत को टफ टाइम दिया है। जो ये PDM की हुकूमत थी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, इन लोगों ने सोचा था कि शायद हम जैसे इसहाक डार साहब जो हैं वो वहाँ से भाग के आए यहाँ पर, उन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐसे बात करूँगा, ऐसे करूँगा तो ये मुआहिदा फ़ौरन हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक नाकाम रहे, वो मुआहिदा जो है वो नहीं कर पाए, और IMF जो है वो उनकी शराइत जो है वो ज़्यादा कड़ी से कड़ी होती जा रही हैं। वो जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि आपने जो पैसा जो है डायरेक्ट नहीं देना, हम जो जब देंगे इनका पैकेज जो होगा स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा, उसके बाद आप जो भी इमदाद करना चाहें, जो भी कर्ज देना चाहें वो दें। तो ये शराइत जो है पाकिस्तान जो है आज तक कर्जे लेके तो अपना काम चलाता रहा है, और जो असल रिफॉर्म्स थी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और अब वो IMF जो है और सारे जो पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान रिफॉर्म्स की तरफ जाए, और ये अगर इससे पहले आज से 10 साल पहले 20 साल पहले रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान देते तो आज जिस किस्म के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिस तरह के कड़वे फैसले लिए जा रहे हैं अवाम के खिलाफ, यानी कि महंगाई, और इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए कि अवाम जो है इन्होंने, मेरा ख्याल है तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी आज चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि इन कड़े फैसलों से बच सकते थे अगर उसी वक्त रिफॉर्म्स की तरफ जाते, ताकि आलमी इदारों को बताते कि हमने ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हम ऐसे सब्सिडी बिल्कुल नहीं देंगे, जो वाइड किस्म की सब्सिडी है हर एक को आप सब्सिडी दे दें, और सियासी फायदे के लिए सारी जमातें जो हैं, चाहे PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, सब अपना सियासी फायदे के लिए सब्सिडीज देते रहे हैं। और आपने देखा कि जो रिफॉर्म्स इदारों में लानी चाहिए, जहां पे आप नुकसान में है, चाहे वो तवानाई का शोबा है, चाहे वो स्टील मिल्स है, चाहे PIA है, सारे जो इदारे हैं रेलवे समेत, तो उन इदारों में आप खसारे पे चल रहे हैं। तो ये खसारा जो है वो आलमी इदारे चाहते हैं कि इस खसारे पर आप काबू पाएं और हमें बताएं कौन से स्टेप्स आपने लिए। तो मेरा ख्याल है कि इस मरतबा आलमी इदारे भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सही मानों में रिफॉर्म्स की तरफ जाए, ताकि फिर आगे अगर कोई और पैकेजेस लेने तो उस तरफ भी बातचीत की जा सके। जी अहमद वलीद साहब, कहिएगा क्या बजट में हमारे अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है PDM की, जैसे उन्होंने रात को ये फैसला किया कि पेट्रोल की प्राइसेस उन्होंने कम की हैं, कुछ हद तक इनको वो फैसले करना पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि सबसे जो अहम फैसला होगा वो होगा कि सैलरीज जो हैं वो कम से कम 50% इनको बढ़ाना पड़ेंगी, ताकि और कोई हल नहीं, ये महंगाई वापस नहीं आ सकती। इसका एक ही हल है
कि आप लोगों की जो रीच है, लोगों की जो पहुंच है, वो आप बढ़ाएं, उनकी इस्तात बढ़ाएं, उनको परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ाएं उनकी। तो यही हाल है, यानी कि किसी भी दौर में, किसी भी हुकूमतों में ये होता है कि आप अगर महंगाई आपको करना पड़ी है तो, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने कोई पॉजिटिव मैसेज देना है आवाम को, आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं उनकी, ताकि वो ख़रीद सकें ये जो चीज़ें आपने महंगी की हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि आप ये सारी प्राइसेस जो हैं वो नीचे ला सकें, क्योंकि आपने ऐसी कंडीशंस जो हैं वो मानी हैं आलमी इदारों के साथ कि जिनके ऊपर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा, उससे आप पीछे नहीं हट सकेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है कोई ना कोई आवाम को रिलीफ ज़रूर देगी। बिल्कुल सही। अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके तज्जिए का। अब देखना यह है कि इंतखाबात को लेकर अदालती फैसला क्या आता है। और अहमद वली साहब ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की तरफ इशारा किया है ना, वो ये कि सियासतदान जो हैं वो अपने अपने मफाद की खातिर ना सिर्फ इदारों के खिलाफ हो चुके हैं, इस वक्त वो अवाम के भी खिलाफ हो चुके हैं कि अवाम के रिलीफ का भी उनको कोई ख्याल नहीं है कि अवाम को रिलीफ देना है, हमें सियासी इस्तेहकाम लाना है, हमें IMF का जो पैकेज है उसकी तरफ बढ़ना है या हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। तो अपना होमवर्क नहीं कर रहे, अपना काम नहीं कर रहे, बेसिकली एक दूसरे पर इल्ज़ामात और अपने सियासी फ़ायदे के लिए जो है वो इस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल में कहूँगा कि इस मुल्क में चल रही है। क्योंकि जिस मुल्क की मईशत इस कदर कमज़ोर हो चुकी हो, उसके सियासतदान इस कदर जो है मैं कहूँगा नॉन सीरियस हैं, तो उस पर उफ ही किया जा सकता है। और प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि इसके बाद अब आप ब्रेक ले लें, इसके बाद कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। IMF के बेल आउट पैकेज की हम बात करेंगे तफसील के साथ और इसको लिंक करेंगे हम खास तौर पर आने वाले बजट के साथ, क्योंकि माली साल 2023-24 का जो बजट है वो 9 जून को पेश किया जाएगा और हुकूमत का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास जो है वो 23 मई और 1 जून को मुनक़िद करने पर गौर किया जा रहा है। अब इसमें जो आदाद शुमार सामने आए हैं, तरक्याती बजट 900 अरब से ज़ायद, सब्सिडीज़ की मद में 10 खरब, दिफाई अखराजात के लिए 17 खरब से थोड़ी ज़्यादा रकम और कर्ज की अदायगी के लिए 76 खरब 50 अरब रखे जाने का इम्कान है। जबकि रवा बरस के टैक्स अहदाफ में पहले ही तकरीबन 400 अरब रुपए कमी का सामना है। तो ऐसे सूरत हाल में IMF से मुआहदा जो है वो ताख़ीर का शिकार है, तो वो कितना एक मुश्किल सूरत हाल हुकूमत के लिए पैदा हो सकती है, ख़ास तौर पर बजट देने के लिए भी। इस पर हम तफसील से बात करते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर फ़रूक सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर फ़रूक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो IMF से जो मुआहिदा है उस पर हम बात करेंगे कि क्यों ये मुआहिदा अभी तक ताख़ीर का शिकार है और क्या इसकी वजह से जून में जो है वो बजट पेश हो पाएगा और जो अहदाफ रखे जाएंगे क्या वो पूरे हो पाएंगे? 2-3 सवाल किए हैं आपने। देखिए, पहली बात तो ये है जो IMF का मुआहिदा है क्या बात कर रहे हैं, वो मुआहिदा 2019 में जब तो शर्त तो पुरानी, लेकिन उसने कहा है जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच? जी जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं आपको जी। यहाँ पे जो मुआहिदे साथ करते हैं, जो जिनके ऊपर जो है वो सिग्नेचर करती है, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। एक वो एतमाद का जो रिश्ता है सालाना और IMF से, अब उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर फरवरी 2022 रिवाइंड करते हैं और 23 तारीख जब साबिक़ आज़म इमरान खान उन्होंने मुआहिदा किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी, तो 28 तारीख को अचानक टेलीविजन पे आते हैं और आपको याद हो कि उन्होंने डीजल और पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए लीटर सब्सिडी का ऐलान कर दिया। तो दोबारा IMF के साथ जो मुआहिदा किया था उसकी खिलाफवर्जी हो गई। फिर अगर आप देखिए कि अक्टूबर में जब नई हुकूमत आ चुकी थी और नए वजीर खजाना थे, उन्होंने ये फैसला किया
रुपए की कीमत को मसनूई तौर से, मसनूई तरीके से डॉलर के सामने रोक के रखा जाएगा। ये एक और खिलाफी थी IMF के साथ। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान की वज़ारत और IMF के दरमियान, वो एतबार और एतमाद का जो रिश्ता है वो तकरीबन खत्म हो गया। जी फरूख सलीम साहब, ये इलेक्शन का साल है, आप क्या समझते हैं कि इस बजट में हमारे अवाम को रिलीफ दिया जाएगा? देखिए, रिलीफ की जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि खजाने में, हुकूमत की तिजोरी में रिलीफ देने के लिए कुछ पैसे होने चाहिए। जी एक अच्छी खबर आपको मैं ये दे सकता हूँ कि जून की 30 तारीख तक जो माली साल अभी चल रहा है, उस वक्त तक हुकूमत के पास जितने भी कर्जाजात वापस करने हैं, जो भी अदायगियाँ करनी है, उसके पैसे हुकूमत की तिजोरी में मौजूद हैं। लेकिन ये जून की 30 तक की बात है। खबरें जो हैं वो एटलीस्ट 4 या 5 बहुत बुरी खबरें हैं। उसमें से एक बुरी खबर यह है कि डॉलर का एक शदीद संगीन किस्म का फुकदान है। जून के बाद हमें IMF का जिक्र कर रहे थे, IMF के पास दोबारा से जाना पड़ेगा और बहुत बड़ा पैकेज हमें वहां पे हमें चाहिए होगा, क्योंकि जो माली साल जून की 30 तारीख के बाद शुरू होगा, उसमें जो इस वक्त तखमीना आ रहा है हमारी जरूरियात का, वो लगभग 42 अरब डॉलर का है। तो 42 अरब डॉलर हमें चाहिए होगा अगले माली साल में, और IMF के बगैर आप सोचिए कि उसका कोई और उसका ऑल्टरनेटिव कोई हमें नहीं मिल पाएगा। कर्जाजात बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन जो इजाफी कर्जाजात हम लिए चले जा रहे हैं, उनसे इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का काम या हुकूमत का कारोबार जो है वो चल रहा है। लेकिन अगले 3 से 6 महीने के अंदर आप सोचिए कि कोई बहुत बड़ा धमाका होगा। उसको आप मस्बत धमाका भी समझ सकते हैं या मनफी होगा। ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है इस वक्त जो चल रही है। बहुत दिली चाहिए होगी, कोई बहुत बड़ी पेशरफ चाहिए होगी, कोई सस्टेनेबल सिचुएशन इस वक्त नहीं है। सही। अच्छा फरूख सलीम साहब, इसका मतलब है कि इस आने वाले बजट में आवाम पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा फिर? देखिए, 2 ही तरीके हैं, या तो हुकूमती अखराजात जो हैं उसको कम किया जाए और या टैक्सेस बढ़ाए जाए। यहाँ हमने देखा ये है कि हुकूमत का सारा फोकस रहता है कि टैक्सेस को बढ़ा दें, टैक्सेस की जो लिमिट है, टैक्सेस का जो टारगेट है उसको बढ़ाते चले जाएं, लेकिन हुकूमत अपने अखराजात के ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं करती है। आप ताज़ा कीजिए कि आज से कोई 13 साल पहले जो टैक्स का हद था वो 1500 अरब का हुआ करता था। अब जो मुझे खबर मिल रही है कि जो नया टैक्स का हद है जो अगले माली साल के लिए रखा जाएगा, वो कोई 9,500 अरब का रखा जाएगा। जी। तो टैक्स तो मुल्क में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्सेस दे रहा है, हुकूमत की तिजोरी के अंदर जमा हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत के अखराजात जो हैं वो उससे बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि 13 पहले कोई हुकूमत के अखराजात जो हैं वो 2,500 अरब के हुआ करते थे, और आज हुकूमत के अखराजात कोई 11,000 अरब पे पहुंच गए हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि हुकूमत के अखराजात को किसी तरह कम किया जाए। टैक्सेस में मैं नहीं समझता हूँ कि टैक्सेस में मजीद गुंजाइश है कि पाकिस्तानियों के ऊपर कोई इजाफी बोझ डाला जा सके। फरूख हबीब साहब, आपने अखराजात का जिक्र किया, अखराजात के साथ साथ आप क्या समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनकी भरमार नहीं है, और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं बेसिकली फोकस उस तरफ होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो असर रसूख वाले लोग हैं इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस की जो कलेक्शन है वो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाती है? जी, आप फरूख हबीब साहब से बात नहीं कर रहे हैं, वो शायद PI के हैं। मेरा नाम फरूख सलीम। जी सर। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि टैक्स के अंदर कई सालों से इस्लाहात हम नहीं ला पाए। हुकूमत को इस्लाहात लाने की बड़ी सख्त जरूरत है। इस वक्त लगभग 70% टैक्सेस जो हम इकट्ठा करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कहते हैं कि आप समझिए वो रिग्रेसिव टैक्सेस, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप समझिए कि वो जालिमाना टैक्सेस हैं। और इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आपकी आमदन गिरती चली जाती है, आपके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ता चला जाता है। हालांकि इसका बिल्कुल रिवर्स, इसका ऑपोजिट होना चाहिए
कि जैसे जैसे आपकी आमदन बढ़े उसी तरह आपके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ता चला जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये उल्ट हो रहा है। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के टैक्स की इस्लाहात की जरूरत है, जिसमें कि बोझ जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर आए, न कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर मुसलसल डिपेंडेंट रहें। जी फरूख सलीम साहब, अगर एक आम आदमी की बात करें, आम आवाम की बात करें, मजदूर तबके की बात करें, तो उनको टैक्सेस और इस तरह की टेक्निकल टर्म्स शायद कम ही समझ आए। उनको ये समझ आता है कि महंगाई बढ़ चुकी है, और अगर महंगाई की बात करें तो 48% जो है वो महंगाई हो चुकी है। क्या कहेंगे? जी, महंगाई का देखिए बहुत सारी बातें की जाती हैं कि इंपोर्टेड महंगाई है, दुनिया भर में चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन अगर आप एक कंपैरिजन देखें कि पाकिस्तान में आपने कहा कि कहीं 48% महंगाई चली गई है, अफगानिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 8-9% से बड़े ज्यादा नहीं है, बांग्लादेश में 8-9% से ज्यादा नहीं है, इंडिया में 6-7% से ज्यादा नहीं है। तो महंगाई पाकिस्तान में हमारे हम ममालिक मुकाबले में 6-7-8 गुना ज्यादा क्यों है? इसकी अगर इकोनॉमिक्स की रूह से आप देखें तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत बहुत ही तेजी से नोट छाप रही है। यानी कि आज 4 साल पहले जिसको हम कहते हैं नोट्स इन सर्कुलेशन, यानी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई 4000 अरब रुपए के नोट जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे थे, और पिछले 4 सालों में इतनी तेजी से नोट छापे गए हैं कि आज कहीं 10 ट्रिलियन रुपीस के नोट्स जो हैं वो पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रहे हैं। और वो कहा जाता है कि अगर आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो चीजें हैं, उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी और आपने इतने बेतहाशा नोट छाप दिए हैं, तो फिर जाहिर बात है महंगाई उसका नतीजा सामने महंगाई सामने आ जाएगी। तो हमारे यहाँ जो बुनियादी वजह है महंगाई की, वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का नोट छापना है। तो फिर आप सोचिए कि महंगाई की वजह सियासी है, सीरियसली माशी वजह नहीं है। बिल्कुल सही। तो फरूख साहब, आप समझते हैं कि मौजूदा हालात का जो एक पायदार हल है वो इंतखाबात में है? एक गवर्नमेंट आए, पता हो 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है और फिर एक सिस्टम चल सके। देखिए, 2 सबसे बड़ी जो माशी प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो $1 का भुगतान है। हमारा खजाना जो है, जो हुकूमत का खजाना है, वो खाली हो गया है और कहीं 3 हफ्ते से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं बचे। ये सबसे बड़ा इशू है। इससे जो सबसे बड़ा इशू आवाम के हवाले से है, उसका आपने जिक्र किया, वो महंगाई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं इस मुल्क के अंदर, तो क्या इलेक्शन के फौरन बाद खुद हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के जखायर हैं, जो 4.5 अरब पे पहुंच गए हैं, क्या वो खुद वापस 21-22 अरब पे पहुंच जाएंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। फिर जो महंगाई की शरह, क्या इलेक्शन के फौरन बाद 48% से महंगाई की शरह जो है वो वापस कहीं 5-6% हो जाएगी? तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। तो इलेक्शन जो है, इन 2 बड़े प्रॉब्लम्स का तो हल मुझे इलेक्शंस के अंदर कतई नजर नहीं आता। जी फरूख साहब, बताइएगा कि हमारी जो हुकूमत है वो एक्सपोर्ट्स की तरफ उस तरह से तवज्जो क्यों नहीं दे रही? मैं सवाल समझा नहीं, जरा दोबारा कर दीजिए। हमारी हुकूमत जो है वो एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? ये हुकूमत की तवज्जो लगभग 100% इस वक्त सियासत की तरफ है, ना मईशत की तरफ। और स्पोर्ट्स तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही नीचे कई लिस्ट में आती होगी। इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि फोकस जो है वो मईशत के ऊपर किया जाए। लेकिन चाहे वो हुकूमत के सियासतदान हो, यहाँ पे सारा का सारा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर है। जिसके पास से कुर्सी जो है वो छिन गई है, वो किसी भी कीमत पे कुर्सी वापस लेना चाह रहे हैं। इस वक्त जो कुर्सी पे बैठे हैं वो हर कीमत पे कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं। जो कई करोड़ या 24 करोड़ अब हो गए हैं पाकिस्तानियों के जो माशी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं। सही। फरूख सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस वक्त मुआशी सूरत हाल की चल रही है, उसकी तरफ भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। ख़ास तौर पर जिस तरह फरूख साहब कह रहे थे कि IMF का पैकेज बहाल होना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ही बजट की जो सूरत हाल है उसकी तरफ भी हुकूमत अब उसकी तैयारी तो कर रही है, लेकिन खसारे का तखमीना क्या होगा, ख़ास तौर पर टैक्स कलेक्शन का तखमीना क्या होगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर देखा जाएगा कि अवाम को रिलीफ क्या मिलेगा इसमें। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे क्रिकेट की। पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर पेशरफ। एशिया कप 2023 के फैसले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल पर पेशरफ्त हुई है और चंद रोज में एशियन क्रिकेट काउंसिल का वर्चुअल इजलास जो है वो जल्द बुलाया जाने का इम्कान भी है और उम्मीद ये की जा रही है कि इजलास में पहले हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने पर बात होगी और हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किए जाने के बाद पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्क का फैसला किया जाएगा। और भारत के पाकिस्तान आने के इनकार की वजह से पीसीबी ने 2 मरहलों में एशिया कप कराने की तजवीज जो है वो पेश कर। बिल्कुल जनाब, पहले मरहले के मैचेस पाकिस्तान में और बाकी एशिया कप किसी दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज़ दी गई है। और इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की जानिब से 2 टोक अल्फाज में भारत को एक पैगाम भी दिया गया है। तफसील से बात करते हैं। इरफान ज़हीर साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एंकर पर्सन हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या सूरत हाल चल रही है? 2 टोक अल्फाज में अब भारत को पैगाम दिया जा रहा है पीसीबी की जानिब से। अब आपके ख्याल में क्या बनेगा इस मामले का? देखिए, इसको अगर ओवरऑल देखें तो सबसे पहले भारत ने शुरू में ही कहा कि हमने आपकी कंट्री में आके नहीं खेलना। पीसीबी ने साथ ही फिर दूसरा स्टांस लिया जिसमें हाइब्रिड मॉडल का नाम लिया गया कि आप अपने मैचेस किसी और कंट्री में खेल लें। उसमें जो भारत ने अपनी मोनोपोली की, उसने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की। उसने बांग्लादेश और श्रीलंका को अपने साथ ऐड ऑन किया और उनको कहा कि आपने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना, ये आपके लिए फिजिबल नहीं होगा। डिफरेंट कंट्री से भी यही बात की कि आप पहले पाकिस्तान जाएँ फिर किसी और वेन्यू पे हमारे साथ मैच खेलने के लिए आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब उसको नेगेट किया तो पीसीबी तीसरा मॉडल लेके आया जो भी रिसेंटली अब बात सुन रहे हैं। उसमें पीसीबी ने कहा कि हम जो पाकिस्तान की लेग है, पाकिस्तान के साथ मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे और फिर हम किसी और वेन्यू में शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले यूएई की बात की गई। भारत ने उसमें भी यही कहा कि यूएई का वेदर जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉट और ह्यूमिड होगा सितंबर में। उसके बाद राइट आफ्टर वर्ल्ड कप है और उसी को सेकंड किया अगेन श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने भी। अगेन हमें लगता था कि शायद वो हमारी साइड पे बात करेंगे बट उन्होंने भारत की साइड ली। इसी तरह फिर पीसीबी ने अब जो रिसेंट अपडेट है उसके लिहाज से भारत का शुरू से ये स्टांस था कि श्रीलंका में भी किया जा सकता है। श्रीलंका ने भी अपनी बैकडोर जो तमाम भारत के साथ मिलके ज्वाइंट हैंड किया और आगे इसको पेशरफ्त किया और उन्होंने कहा कि ये स्वैप कर ली जाए होस्टिंग हमारे साथ, आप ये वाले एशिया कप की होस्टिंग हमें दे दें, नेक्स्ट आप ले लीजिएगा। अब पीसीबी इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह रियलाइज करता था कि अगर किसी रीज़न से ये एशिया कप नहीं होता और कुछ मैचेस भी इवन पाकिस्तान में नहीं होते तो फिर जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी है वो भी पाकिस्तान में मोस्ट लाइकली नहीं हो पाएगी और जो एक मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है। तो उसी को कंसिडरेशन में रखते हुए पीसीबी का स्टांस बड़ा क्लियर था कि ये मैचेस जो हैं वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में कुछ ज़रूर हों। और नजम सेठी साहब जो हैं वो अब यूके में आजकल और मेरे राय के मुताबिक 2 बातें की जा रही हैं। एक तो ये की जा रही है कि आपने जो वेदर की इन्होंने कंप्लेंट की एशियन कंट्रीज़ ने, तो उन्होंने कहा कि ये अब मैचेस को पाकिस्तान में जो फर्स्ट लेग करवा के आप यूके शिफ्ट कर लें और उधर तो प्रेजेंट वेदर है, रिमेनिंग मैचेस यूके कर लेते हैं। ये मेरा ख्याल है एक ऐसी चीज़ है जिसपे भारत डिनाई नहीं कर सकता। अब जिस पे ट्रिगर किया सेठी साहब ने वो बड़ी अच्छी एक साइन है। उन्होंने ये कहा कि ये अगर आप हमारे साथ ये किसी तरह इसको बाइकआउट करेंगे एशिया कप को तो हम वर्ल्ड कप को भी बाइकआउट करेंगे और हम भी फिर, क्योंकि पाकिस्तान बाइकआउट इस तरह नहीं कर सकता आईसीसी को। कुछ लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है क्योंकि एसीसीए के अंडर एम्बिट में आता है आपका एशिया कप और आईसीसी के एम्बिट के अंदर आता है आपका वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप को अगर आप बाइकआउट करते नहीं खेलते तो आप पे सैंक्शंस भी लग सकती है, आपको फाइन भी हो सकता है, आपकी 1.5-2 साल की क्रिकेट बंद भी हो सकती है, जो कि पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपने उसमें करना क्या है कि आपने इस पॉइंट को कंसिडरेशन में रखते हुए आईसीसी की क्लॉज अवेलेबल है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी कंट्री के लिए ऐसे है वो कंफर्टेबल नहीं है तो वेन्यू को चेंज किया जा सकता है, बट उसका बड़ा सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। तो हमें प्रूफ तो ऑलरेडी भारत दे रहा है हमारे मुल्क में ना आके। अगर भारत एशिया कप नहीं खेलता तो हमारे पास बड़ा एक सॉलिड ग्राउंड है कि जिसके ऊपर हम करके वर्ल्ड कप के अंदर भी उनको डेंट कर सकते हैं। अच्छा इरफान साहब, आपने वेन्यू की बात की और ये भी कहा कि इंडिया को दुबई में भी यूएई में भी मैचेस खेलने पर एतराज है क्योंकि वेदर कंडीशंस की आपने बात की, उनका भी यही कहना है कि बहुत एक्सट्रीम वेदर होगा सितंबर में। तो इरफान साहब, डे एंड नाइट भी तो मैचेस किए जा सकते हैं, इसको इस तरह से भी तो स्केड्यूल किया जा सकता है और दुबई तो वैसे ही लोग हंस के मैच खेलने चले जाते हैं। नहीं, उसमें बिल्कुल डे एंड नाइट मैचेस है, बट जो आपका मैच का स्टार्ट टाइम है वो 3 PM है, ऑलमोस्ट 3 या 4 है। उसमें जो है कि फर्स्ट इनिंग जो है वो ऑब्वियसली आपको जो रात है उधर कोई 8:30-9 बजे होती है उस सितंबर में, वो उन्होंने कहा जी एक इनिंग्स तो बड़ी ह्यूमिड होगी और रात को भी ठीक ठाक किस्म की गर्मी होती है, बट हमें सब जानता है कि आइलैंड की तरह का है,
थोड़ा विंडी हो जाता है, बेहतर हो जाता है, बट फर्स्ट इनिंग्स का इशू समहाउ है। बट ये इतना बड़ा इशू भी नहीं है कि हम इसको बेस बना के कि हमने खेलना ही है। अच्छा, इसमें लास्ट रिसेंट अपडेट ये भी है कि भारत ने, जिस तरह लास्ट वीक हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक 5 मुल्क की टूर्नामेंट की कोशिश कर रहा है भारत। तो नजम सेठी साहब अब कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर किसी रीज़न से भी एशिया कप गॉड फॉरबिड नहीं होता तो हम 3 मुल्क की टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवा लें, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं होगा। राइट आफ्टर दैट वर्ल्ड कप है, तो हमारे पास कोई भी क्रिकेट अभी ये 3-4 मंथ के अंदर नहीं है। तो उन्होंने उसमें कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश और इंग्लैंड को मोस्ट लाइकली, अगर ये एशिया कप नहीं होता तो उनको पाकिस्तान बुला के एक 3 मुल्क की टूर्नामेंट करवा दी जाए, ताकि अपने लड़कों को थोड़ा सा हम मोमेंटम दें, थोड़ी सी प्रैक्टिस दें। बट ये मेरा ख्याल है इस वीक के अंदर समहाउ ये डिसीजन आ जाएगा। और ये जो स्टांस अब लिया गया पीसीबी की तरफ से, ये सारी की सारी उन शराइत को मानते हुए लिया गया है। बट इससे आगे मेरा ख्याल है अगर पीसीबी कहीं बैंड होता है तो फिर ये पीसीबी की साख्त और पाकिस्तान के लिए काफ़ी मेरा ख्याल डेंटफुल होगा। बिल्कुल सही। एक्सपेक्टेड डिसीजन क्या हो सकता है आपकी नज़र में? देखें, एसीसीए का सारा जो राज है वो आपको पता ही है कि वो भारत के इन्फ्लुएंस के अंदर है। और जय शाह जो है वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं बीसीसीआई के, उन्हीं के ऊपर बेस करता है। और लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल का अगर जमील कॉन्सेप्ट देखा गया कि वो यही था कि एशियन क्रिकेट्स को सॉलिड किया जाए, इनको स्ट्रेंथन किया जाए। बट अगर आप खुद ही एक दूसरे को डेंट करेंगे, एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, और ख़ास तौर पे जो भारत की एक हमें रवायत नज़र आ रही है कंटिन्यूसली, वो इसी डगर पे चलता चला जा रहा है, ये मेरा ख्याल है काफ़ी हार्मफुल है क्रिकेट के लिए। और मेरा ख्याल है जो अभी पाकिस्तान और पीसीबी जितना बैंड हो चुका है 2-3 शराइत के ऊपर कि सिर्फ एक लेग पाकिस्तान हो, फिर हम कहीं और मूव करते हैं। यूए के अंदर उन्होंने रिलेक्टेंसी शो की, हम यूके की भी अब बात प्रपोजल ले आए, तो हम डिफरेंट ऑप्शन तो करते चले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा भी अगर वो नहीं मानते तो फिर शायद वो चाहते ही नहीं और सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उनका एक एम है, ऑब्जेक्टिव के साथ वो उतरे हैं कि हमने हर जगह पे पाकिस्तान को हार्म करना है, डेंट करना है, मेरा ख्याल है ये उसी की एक और कड़ी होगी। नो डाउट बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और अगेन यही कहेंगे कि भारत जो हठधर्मी है वो उसी तरह बरकरार है। बहुत हीट है वो खेल हो या आर्ट्स हो या कुछ भी ऐसा इवेंट हो, भारत हमेशा ऐसी दूर की कौड़ी लाता है कि वो समझ से बाहर हो जाती है। I think they need to grow up. भारतीय लोगों को they need to grow up. उनको थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है। और जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, आर्ट्स की, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती और ये चीजें जो हैं वो पॉलिटिक्स से जो है हमें बहुत दूर रखनी चाहिए। बिल्कुल। आपसे इजाजत लेने से पहले हम जिक्र करते हैं शोएब हाशमी साहब का। पाकिस्तान के मारूफ ड्रामा निगार, कॉलम नवीस, फनकार और माहिर तालीम शोएब हाशमी तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और कुछ अरसा रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन से थिएटर की तरबियत भी हासिल करते रहे। आप तवील अरसे तक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तदरीसी खिदमात भी अंजाम देते रहे। लाहौर स्कूल में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़, आर्ट एंड डिज़ाइन के डायरेक्टर भी रहे और इनकी असल शोहरत इनके लिखे हुए तंजिया प्रोग्राम हैं जो कि पीटीवी से नशर हुए और मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। इन प्रोग्राम्स में अक्कड़ बक्कड़ और टाल मटोल जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। शोएब हाशमी की शादी फैज़ अहमद फैज़ की साहबजादी सलीमा हाशमी से हुई। उनकी बेटी मीरा हाशमी और बेटा आदिल हाशमी भी शोबिस से ही वाबस्ता है। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 14 अगस्त 1995 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। शोएब हाशमी बुनियादी तौर पर एक फनकार और इंसान दोस्त थे। शायरी और मौसीकी इनकी बहस के पसंदीदा मौज़ूआत रहे हैं और एक बड़ा नाम ड्रामा इंडस्ट्री का शोएब हाशमी वो अब हम में नहीं रहे। बिल्कुल जी। अभी जनाब आपसे इजाजत लेते हैं, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय।